देखिए हम लोग कर रहे हैं अब प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। हाउस प्रॉपर्टी में ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमने रखा है उसको स्टॉक इन ट्रेड के लिए। समझिए मतलब आप, जैसे बहुत सारे बिल्डर होते हैं ना जो बनाते हैं, बिल्डिंग बना के रखे हुए हैं सेल करने के लिए। सिंप्लेक्स डुप्लेक्स टाइप का, फ्लैट टाइप का बना के रखते हैं, वो सेल करेंगे। उनका काम ही बिल्डर है, बनाना है और सेल करना है। तो उनके लिए वो उनका बिजनेस है प्रॉपर्टी का ही, क्योंकि उनमें क्या हो जाएगा, ये स्टॉक माना जाएगा कि उन्होंने रखा है स्टॉक के लिए। अब उसके लिए बनाया गया है, प्रोविजन दिया गया सेक्शन 23(5) में कहा गया। तो ऐसी कैसी प्रॉपर्टी है, पता है, बेयर द प्रॉपर्टी जो कंसिस्ट कर रहा हो, कोई बिल्डिंग है या कोई जमीन है, ऐसी जमीन भी कैसी, जमीन ऐसी जो कि वो अपनेंट टू डेयर टू हो, मतलब उस बिल्डिंग के टच में हो। खाली नहीं जमीन है ऐसी जमीन जो बिल्डिंग के टच में हो, तब ना हाउस प्रॉपर्टी बनेगी। तो ऐसी बिल्डिंग या जमीन की टच में होना चाहिए, बात आपको। डेयर टू हेल्ड एज ए स्टॉक एज स्टेट, वो रखे हैं बेचने के लिए, न यूज करें ना किराया लिया उन्होंने, लिखा भी है उन्होंने। एंड द प्रॉपर्टी हैज नॉट, या एनी पार्ट, प्रॉपर्टी पूरी प्रॉपर्टी या उसका कोई पार्ट, एक छोटा पार्ट भी आपने क्या किया है, इज नॉट लेट आउट, आपने किराया पर उठाया हो। अगर छोटा पार्ट, पूरी प्रॉपर्टी जितना रखा है आपने उसमें से पूरा, या उसका एक आध पार्ट, मतलब 10 फ्लैट है उसमें से एक फ्लैट किराया उठा दिया, नहीं, पूरा का पूरा अगर एक भी किराया उठा दिया तो क्या बन जाएगा, वो लेट आउट बन जाएगा तुरंत। लेकिन आपने उसको होल्ड किया है, रखा हुआ है सेल पर्पज के लिए, स्टॉक पर्पज के लिए किया है, कोई भी किराए पर आपने नहीं उठाया है, क्या बोलेंगे, वो प्रॉपर्टी क्या हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड माना जाता है ऐसी प्रॉपर्टी। ठीक है, आप रखे हैं सेल करने के लिए, ना कि किराए पर ना यूज करने के लिए। ये बात समझ आई शुभम? आगे लिखे हैं। प्रीवियस ईयर में हाँ आपने सर। किराए पर नहीं उठाया था, रखा था स्टॉक के तौर पर, ठीक है ना। तो लिखो द एनुअल जी। वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, लिखिए द एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, सब नोट्स बड़ा काम आएगा आपको, अच्छे से लिखिएगा कि यहाँ पर। फॉर द पीरियड अप टू 2 years, up to 2 years from the end of the, from the, लिख लो फिर समझाते हैं, end of the financial year, end of the financial year in which the certificate of completion, the certificate of completion of construction of the property is obtained from the, from the competent, ना लिख रही हो ना, अथॉरिटी। सोनाली नहीं लिख रही हो क्या, कहाँ गई सोनाली, कहाँ गई? लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। शैल बी नील, बस। ये वाला सेक्शन इतना ही हमसे बताता है, 23(5) हमको यही सिखाता है। एक बार फिर समझ लीजिए हमसे आप क्या कहना चाह रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने रखा हुआ है बना करके स्टॉक के तौर पर, उसको आपने कोई भी यूज नहीं किया है सेल्फ प्रोवाइड के लिए, नहीं आपने क्या किया उसको पूरी प्रॉपर्टी या उसका कोई पार्ट आपने कभी भी किराए पर नहीं दिया हुआ है, और आप रखे हैं उसको सेल्फ पर्पस के, बनाएंगे बेचेंगे एज ए स्टॉक टाइप पर, आपके गुड्स माना के तौर पर। तो आपने प्रॉपर्टी रखा है स्टॉक की तरीके से, बोला जाए प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक हो गया। तो शर्त ये है, ये तभी स्टॉक तौर पर माना जाएगा
जब इसको आप इसका पूरी प्रॉपर्टी या उसका कोई पार्ट आप किराए पर कभी भी न दिए हो, ठीक है ना, तो इसकी जो आपकी वैल्यू आएगी वो नील मानी जाएगी, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम है ही नहीं, ठीक है ना। इस आपने रखा स्टॉक पर्पज से लिए रखा हुआ है, तो क्या मानी जा रही है आपकी प्रॉपर्टी, नील के तौर पर मानी जाती है। वहां पर उसको कोई भी इस पर टैक्सेबिलिटी नहीं होगी 2 साल। कब तक, 2 साल, तो क्या लिखा है यहाँ पर 2 साल। समय सीमा इसमें क्या दी गई है, 2 साल। कब से, माली मकान आप बना रहे हैं, मकान बन के आपका तैयार हो गया, तो जिस साल आप मकान बन के तैयार हो गया, ठीक है ना, वो लिखा है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन रिसीव हुआ है, मैंने जिस साल आपका मकान बना, ठीक है ना, उस साल उस आपको मकान बन के तैयार हुआ, कंपनी अथॉरिटी से आपको क्या मिल गया, उसका कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आपको अगर मिल गया कि हाँ आज इस डेट को आपका मकान बन तैयार हो गया, अपने गृह प्रवेश टाइप का, क्योंकि रहना तो नहीं है फिलहाल, तो हमने क्या कर दिया, कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल गया, मकान बन के तैयार हो गया। तो जिस साल मकान बन के तैयार हुआ है उस साल के फाइनेंशियल ईयर के इन होने के जैसे मान लो कि अगर आपका मकान बन के तैयार हुआ है मई 2020 में, मई 2020 में मकान बन के तैयार हुआ आपका, लिख के बताते हैं, अगर आपका मई 2020 में मकान बन करके तैयार हो गया है, ठीक है ना, तो इसे कह रहा है भैया आप यहाँ से नहीं इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद से 2 साल और, मेरी बात समझना, यह लैंग्वेज है, क्या बोला उसने, सिर्फ 2 साल नहीं कहा है, 2 साल, सिर्फ 2 साल कहता तो जिस दिन मकान बनकर तैयार हुआ, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला कंप्लीशन का, उसे 2 साल नहीं, ये नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि प्रोविजन आपका कि जिस साल आपका मकान, जिस डेट पर मकान बनकर तैयार हुआ है, मान लीजिए मई 2020 में मकान बनकर तैयार हुआ आपका, तो ये फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 2 साल, यानी कि ये इसका फाइनेंशियल खत्म कब होगा, 31 मार्च 2021 में खत्म होगा ये वाला ईयर। फाइनेंशियल क्लोज कब होती है, मार्च में होती है, तो आपका बीच में कभी भी बना रहे तो उसके पीछे नहीं आना है, उसके आगे ध्यान रहे, उसके अगला जब ये देखो कि मार्च ये खत्म कब हो रहा है इसका साल फाइनेंशियल ईयर, तो इसका फाइनेंशियल ईयर 2020 का फाइनेंशियल कब खत्म होगा, मई 2020 का फाइनेंशियल कब खत्म होगा, 31 मार्च 21 खत्म होगा, 2021, तो 31 मार्च 21 से लेकर के और क्या बढ़ेगा इनका 2 ईयर, 2 साल तक इनका जो जीएवी जो इनका माना जाएगा वो नील माना जाएगा, ऐसे समझना है। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, ये वो सेक्शन नहीं बता रहा है आपसे, बच्चे कंफ्यूज होते हैं जी 2 साल मिल गया, नहीं, जिस दिन बन गया वहां 2 साल नहीं है, जिस दिन आपका मकान बनने तैयार हो गया उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद से 2 साल आपको और मौका मिलेगा ठीक है, 2 साल तक आपकी हम मान लेंगे नील है, लेकिन 2 साल के बाद, 2 साल के बाद इसके बारे में यहाँ कुछ कहा नहीं है, मगर तुम जान जाओ 2 साल के बाद क्या बन जाएगा वो डीएलओ, तुरंत या तो आप किराए पे दीजिए उसको, या तो हम क्या मान लेंगे, डीएलओ मान लेंगे, या तुरंत फ्लेक्सिबिलिटी कर देंगे। गवर्नमेंट का ठीक है, आपने अगर स्टॉक तौर पर रखा हुआ है उसको सेल करने के लिए, तो 2 साल से क्या कर रहे थे आप, 2 साल से बेच नहीं पाए हैं आप, इसका मतलब आप यूज कर रहे होंगे, आप चलिए किराया दीजिए, नहीं दीजिएगा तो किराया मान लेंगे आपको, यानी कि जो जेबी नील किया गया सिर्फ, हालांकि जेबी नील होता है एसओपी वाले का, अब बाकी 2 मकान तक वैसे भी नील होता है, उसके बाद क्या हो, किराया होता है या फिर डीएलओ मान लेते हैं, लेट आउट मान लेते हैं, लेकिन जब स्टॉक पर्पस रखेंगे आप तो आपको 2 साल तक नहीं माना जाएगा, 2 साल आपने स्टॉक पर्पस रखा हुआ है उसको, तो 2 साल तक, कब से, जिस दिन मकान बन के तैयार हुआ है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 2 साल और बाद तक हमें मौका मिलेगा। इस एक्ट का हम लोग बड़ा उठाते हैं फायदा, लोग उठाते हैं, कैसे उठाते हैं फायदा, तुम खुद सोचो अगर तुम्हारा मकान जो है मार्च में, मार्च 20 मार्च को तुम्हारा मकान बनकर तैयार हो गया, 20 मार्च 2020 में तुम्हारा मकान बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है ना, अब तुम बताओ अगर तुम 20 मार्च को ही कंप्लीशन का सर्टिफिकेट ले लोगे, अगर मेरी बात ध्यान सुन सब लोग, सारा ध्यान समझिए, अगर 20 मार्च को ही हम कंप्लीशन का सर्टिफिकेट ले लें तो हमको जीएबी मतलब जो उसका टैक्सेबिलिटी नील मिलने वाली है, कब तक मिलेगी नील बताओ, बड़ा अच्छा प्रोविजन है यहाँ पर, अच्छी चीज सीखने मिलता है, क्योंकि भाई हमसे कहा है ये फाइनेंशियल जब खत्म हो जाए, तो इस डेट को मेरा क्या है, डीओसी था हमारा, ये कंप्लीट हो गया था, तो इसके बाद ये फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होने वाला है, 31 मार्च 2020 एंड हो जाएगा, ये मार्च आ गया, तो इसके एंड होने के क्या तक, 2 साल बाद तक, यानी क्या होगा 21 और 22, यानी 2021 और 2022, ये दोनों ईयर में मेरी मार्च में क्या होगी, दोनों यहाँ भी नील रहेगा हमारा टैक्सेबिलिटी और यहाँ भी नील रहेगा हमारा टैक्सेबिलिटी, तुमने कहा था इस साल आपका खत्म हो जाएगा, उस खत्म होने के 2 साल तक, यानी यहाँ से यहाँ 1 साल हुआ और यहाँ से यहाँ 2 साल हो गया, 3 साल तक क्या रहेगा हमको नील मिल जाएगा, उसके बाद फिर
येलो मान लेंगे, टैक्सेबिलिटी होने लगेगी आपकी, ये बात है। तो हम क्या कहते हैं आप लोगों से, ध्यान दीजिए, हम कहते हैं भाई थोड़ा बहुत उसमें रंगाई पुताई सफाई का कुछ काम हो, उसमें थोड़ा बहुत काम लगन से कराते रहो, ठीक है ना। अभी सर्टिफिकेट मत लो, अभी सर्टिफिकेट मत लो। तुम कब लेना सर्टिफिकेट? तुम सर्टिफिकेट 10 दिन और रुक जाओ, 11 दिन रुक जाओ, तुम लेना 2 अप्रैल को। अगर 2 अप्रैल 2020 को हम सर्टिफिकेट ले लें कंप्लीशन का, हम भैया सर हमारा मकान आज अप्रैल दिया, 1 अप्रैल दिया, 2 अप्रैल क्या हुआ हमारा मकान, और अप्रैल में क्या किया हमने, 2 अप्रैल को सर्टिफिकेट ले लिया कंप्लीशन का। अब तुम्हें समझ में आ रहा है? अब ऐसी प्रॉपर्टी को 2 साल नहीं, हमने उसको 3 साल बना लिया। नियम के हिसाब से 2 ही साल है, लेकिन हमें कितना मिलेगा, 3 साल। मेरी बात समझ रहे हो कि 2 साल जो नील होता है, उसके प्रोविजन के आधार पर हमने क्या कर लिया, 2 साल के बाद फायदा 3 साल, 1 साल बढ़ा लिया हमने, और कोई मना नहीं कर सकता। कहा है 2 साल बाद लगेगा, हमको 3 साल मिल गया। शुभम कैसे मिल गया 3 साल? भाई अब तो कहा था भाई जिस आपको आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, कंप्लीशन मिलेगा, उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट के फाइनेंशियल ईयर इंड होने के 2 साल बाद देंगे, अब तक आपको मिल जाएगा। तो हम तो कहेंगे भाई ये तो मेरा 2 तारीख को हमने सर्टिफिकेट लिया है, ये फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा हमारा, 31 मार्च 2021 को खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर। तो और यहां से आप कह रहे हैं कि 2 साल, यानी क्या होगा हमारा 2022 और 2023 तक जाएगा, यानी ये वाला भी क्या हो गया, नील हो गया, और ये वाला क्या हो गया, नील हो गया। यानी कि हम लोग थोड़ा सा दिमाग चलाए, 8-10 दिन बढ़ा दिए, 1 साल मेरा टैक्स बच गया। यानी 21 में भी क्या हो गया, फिर मेरा नील माना जाएगा, ये भी नील हो गया, ये भी नील बिल, 3 नील हो गया हमारा। नमस्ते भी हो गया। कहाँ गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत पूछ लीजिए हमसे भाई। हाँ तब क्या, तुमने उसको बना लिया, समझ में आई बात, इसका प्रोविजन क्या करना चाह रहा था ये, सभी लोग बात समझ में आई? हमने एक टैक्स का ऊपर बता दिया आपको, इसको कहते हैं टैक्स सर प्लानिंग, इसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग। ये हमने प्लानिंग कर लिया कि 2 साल को छूट टैक्स देने बजाय 3 साल बचा लिया हमने, मौका बढ़ा लिया हमने अपना। तो जब भी करना हो, जब मार्च के आसपास जब गृह प्रवेश करना हो, तो कब करिए, रुक जाइए, कब करिए, उसके अप्रैल में कर, अप्रैल में कर लीजिए, 10 दिन रुक जाइए, आपका पूरा साल बढ़ जाएगा आपका। मतलब अभी आप अगर मार्च 20 में ही कर लेंगे ना, तो क्या होगा, तुरंत 31 तारीख को क्लोजिंग हो जाएगी आपकी। और लॉ ये कहता है कि उसके ठीक बाद 31 मार्च के बाद 2 साल, तो मैं साल कम पड़ गया हमारा ना, तो अभी ना करके बाद में करेंगे हम, कुछ और काम करवा लेंगे, तब से हम 10 दिन और सर्टिफिकेट लेंगे ना उस डेट पर हम। ये सब है प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग करना, टैक्स बचाना। शुभम बात समझ में आई ये वाली कि नहीं समझ में आई, आपको बताओ पहले जो सिखाया हमने आपको। सृष्टि समझ में आई? सोनाली बात समझ में आई कि नहीं तो समझ में? सर नील क्यों दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? तीनों साल नील क्यों दिखा रहा है 2 अप्रैल के बाद? हम लिखे हैं, वो खुद 2 दिखा रहा है, हम लिखे हैं ना, क्योंकि 2 साल कहा था आपसे यहाँ पर। आप कहाँ थी, समय से आइए क्लास में, पूरी तो क्लास, वही वही पूछ रहे हैं। ये पूरी क्लास करिए। आप लेट में आखिरी में आप मुझे कहाँ से आ गया, हमने लिखा है, शुरू से क्लास ज्वाइन करिए। देखो यहाँ लिखा हुआ था 2 साल, 2 ईयर, और ये जी भी सेल भी क्या यहाँ देखो लिखा है नील, ये प्रोविजन आपसे कह रहा था यहाँ पर नील है, नील रहेगा। 2 साल का मौका मिला है हम लोगों को, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो हम स्टॉक के तौर पर रखा हुआ, हमने हेल्ड किया हुआ है, उसके लिए जिस दिन बन के तैयार हो गया है, उस डेट्स के फाइनेंशियल खत्म होने के 2 साल लिखा ना, दिस सच प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द पीरियड ऑफ अप टू 2 ईयर फ्रॉम द इंड ऑफ द फाइनेंशियल, क्या लिखा है, फ्रॉम द इंड ऑफ द, 2 साल मिलेगा इंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ रिसीव, जिस साल आपको मिल गया है उसके फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 2 साल तक और भी आपका ये भी क्या मानी जाएगी, उसकी टैक्सेबिलिटी नील मानी जाएगी। ये कहता है आपसे सेक्शन 23(5) कहता है आपसे प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, इसमें आप रख के हम 1 साल बचा सकते हैं। और इसमें हमने यहाँ इस भाई आपको बता के सिखा दिया हमने आपको, यहाँ पर किसी देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो वैल्यू आ रही है, जिस डेट पर आपका मकान अगर बनकर तैयार हुआ है मई 2020 में, तो ये खत्म कब होगा, 31 मार्च, इसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 21 को खत्म होगा, तो यहाँ से 2 साल और मिल जाएगा हमको। वही लिखा हमने यहाँ पर 20 मई 2020 है, यहाँ पर आपने मकान कंप्लीट किया, डीओसी ऑफिस आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, तो ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 21 खत्म होगा, तो यहाँ भी क्या रहेगा, इस पर टैक्स बनना नहीं है आपका। और इसके कहा है 2 साल तक आपका नील माना जाएगा, 21-22 2 साल और बढ़ गया, नील हो गया। वही अगर हम क्या कर दिए 20 मार्च की जगह पर 2 अप्रैल करा लेते, अगर हम कंप्लीशन कराए होते अपना, हम सर्टिफिकेट लिए होते, तो क्या हो गया, अब ये फाइनेंशियल खत्म होने के 2 साल और मिलेगा, नियम तो वही है, लेकिन मेरा साल बढ़ गया, हम 21 में बढ़ा लिए और 22-23 तक पहुंच गए हम नील के रूप में, उसके बाद टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। अब 24 में भी मकान अगर निजाम लिखा तो क्या होगी, टैक्सेबिलिटी बन जाएगी, पहले तौर पर हो जाएगा, या तो किराया दीजिए मत दीजिए आप। कुछ पूछना है सोनाली शुभम तो पूछ लो, डिस्कस कर लो हमसे, या बताओ समझ में आ गई, ये सेशन भी हमने खत्म कर लिया, समझ में आपको बात आ गई? हाँ सर आ ये रही। अभी है
ये टॉपिक जो ने आज खत्म कर लिया, अच्छी चीज खत्म हो गई। सोनाली कुछ पूछना है आपको? नहीं सर। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए आप, एक सेशन और बढ़ा लीजिए। देखिए, रेंट रिसीव इन एरियर, रेंट received in arrears or unrealized rent realized। इसका है सेक्शन 25A। इसमें क्या बताएगा सर? देखो, हमको रेंट रिसीव हो गया, कोई रेंट बकाया था जो नहीं मिल रहा था उसको करो, या अनरिलाइज था। भाई नहीं कहता कभी कभी रेंट नहीं रिसीव हुआ, अनरिलाइज हो गया। तो अगर रेंट आपको रिसीव नहीं हुआ है, अनरिलाइज रह गया था, आगे जाके किसी सालों में वसूल हो गया, पैसा मिल गया, रिलाइज हो गया, मतलब पिछले साल का किराया नहीं मिला था, हमने अनरिलाइज रेंट का छूट मिला था या नहीं मिला था, कुछ भी हो सकता है। तो पिछले साल किराया इस साल हमको मिल गया, या पिछले 2 साल किराया बाकी चल रहा था, कोई भाग गया, नहीं किराया भाग गया, नहीं दिया था, अभी आगे दे दिया हमको, इस साल रिलाइज हो गया। तो क्या करेंगे? भाई पैसा मिल गया ना, तो क्या करेंगे? टैक्सेबिलिटी होगी कि नहीं होगी उस बार? अब कैसे होगी फिर? भाई जिस समय हमें किराया नहीं मिला था, अनरिलाइज हो गया था, तो हमने क्या किया था? अनरिलाइज रेंट का वहां पर लेस किया, रिडक्शन लिया था स्टेप 3 पर, ले लिया था हम लोगों ने, और खत्म काम, बात रिटर्न फाइल हो गया। लेकिन उसके बाद 1-2 साल बीता, तो इस साल नए साल में फिर मिल गया हमको पिछला पुराना बकाया अमाउंट, एरियर कहते हैं उसको, या अनरिलाइज पैसा मिल गया। इस साल का मिला और पिछला वाला भी मिल गया, जो पिछला वाला भी अभी इस साल मिल गया, तो भी तो मेरे हाथ में इनकम आई, तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे करें? वही इसमें सिखा रहा है 25A के तहत, आपको यही बात समझना है। असल में आगे नोट कर लीजिए, टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, अभी आज ही खत्म कर देते हैं। नोट करिए, बहुत है, अभी मैंने स्टार्ट किया बेटा, लिख लीजिए इसको फटाक से। जब नोट्स बनेगा आपका, हमेशा काम आने वाला है आपको, इसे सही जगह एक कॉपी बना के लिखते रहिए आप लोग। The amount of rent received the amount of rent received in arrears or the amount of unrealized rent realized subsequently बाद में अगर मिल जाए by an assessee, ये लिख के लिखते फॉर्मल अपना तब हो गया एसएससी, करदाता, जिसको अगर रिसीव हो गया हो, shall be charged to income tax ये बाई के बाद क्या लिखे हैं? एन? by an assessee, ये मतलब एसएससी, एन एसएससी करदाता, charge to income tax in the financial year in which such rent is
such rent in which such rent is received or realized whether the assessee, एक के कॉमन मतलब assessee करदाता, इसको टैक्स जमा करना है, whether the assessee is the owner of the property or not in that financial year, के बाद लिखिए फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एरियर, अभी लिख लो, समझा भी देते पूरा, डिस्कस कर लेते हैं अभी हम, पहले नोट बना लो। फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एरियर्स of rent received or unrealized rent, realized rent क्या हो गया, realized हो गया, subsequently थर्टी परसेंट of such amount shall be allowed as deduction। ठीक है, shall be allowed as deduction, कम बताओ, समझ लीजिए। इसमें ये कहा कि भाई ठीक है, आपको अगर किराया नहीं मिला था, अनराइज हो गया था, आगे किसी सालों में जाके जिस साल फाइनेंशियल ईयर में भी आपको अगर वो किराया मिल जाता है तो आपकी इनकम हुई ना, तो क्या टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, उस पर भी टैक्स लग जाएगा। अब इसमें शर्त यही है भाई, देखो दो बातें हैं भाई, अगर उसमें मिला होता तो हमको 30% का तो मिलता है ना 24A, तो उस टाइम तो नहीं ले पाए थे हम, अब आज मिल रहा है इनकम हमको, तो हम भी टैक्स जमा करेंगे, तो उस पर भी क्या दीजिए हमको 30% का डिडक्शन, तो उस अमाउंट पर हमको क्या मिलने वाला है, 30% का जैसे मिलने वाला है, 30% जैसे उस पर लीजिए और उसके भी टैक्सेबिलिटी यहीं पे करा लीजिए आप। और दूसरी बात ये है, जिस समय आपको जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको ये रिसीव हुआ है, रियलाइज हुआ है, अब जरूरी नहीं है, ध्यान दो, उस साल द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर थे या नहीं थे। मान लो कि 2 साल पहले आपकी प्रॉपर्टी के आप मालिक थे, आपने किराया पर दिया था और आपको किराया वसूल नहीं हो पाया था, किराया नहीं मिल पाया था, अनजायज हो गया था, फिर 1 साल बाद उस प्रॉपर्टी आपने सेल कर दिया, मन आपका बेच दिया आपने, अब प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, 2 साल पहले आपकी थी और आज आपने प्रॉपर्टी सेल कर दिया, प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, अब आप मालिक नहीं, मालिक कोई और हो चुका है, लेकिन जो पुराने समय जो किराया बाकी था वो नहीं मिल पाया था, वो आपके समय का था, वो आदमी आपको पहचानता है, आया और आपको किराया दे दिया। तो आज की डेट में इस फाइनेंशियल में जो किराया आपको मिला, पिछला बकाया आज मिला, तो आज तो मकान मालिक तो आप है नहीं, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबिलिटी तभी होती है जब आप मकान मालिक हो, तभी मैं किराया थोड़ी भरेगा टैक्स, आप भरेंगे। तो मकान का टैक्स जमा करने के हाउस प्रॉपर्टी के लिए ओनर होना जरूरी है, कि ओनर ही क्या बंद कर सकता है, क्लेम करेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन अब आप तो ओनर है नहीं, तो डिफाइन कर दिया गया कि भाई ठीक है, आप अगर ओनर नहीं भी रहेंगे ना, कोई बात नहीं, लिखाना है whether the assessee is owner of the property or not, ओनर रहे चाहे न रहे, फिर भी आपको उसमें हाउस प्रॉपर्टी में उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि रेंट की इनकम है, उस टाइम में जिस समय का रेंट है उस समय तो आप ओनर थे ना,
भले आज बेच दिए आप, आज नहीं है, तो उस पुराना जिस समय ओनर थे उस समय का ये पैसा है, वो जो कि आप अभी मिल रहा है आपको, आज मिल रहा है आपको, इस साल फाइनेंस में मिल रहा है, तो जिस साल मिलेगा, जिस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, उसी फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबिलिटी होगी, 30% डिडक्शन देने के बाद होगी, एनएवी निकाल के होगी, और आप ओनर हो चाहे अभी ओनर न हो, मतलब नहीं, ओनर तभी ठीक, ओनर नहीं है तभी ठीक, टैक्स लगेगा आपके ऊपर। यह बात समझ में आ गई आपको कि नहीं समझ में, बताइए। ये भी प्रॉब्लम क्लियर हो गया आपका? ये बहुत सारी बातें इसके पहले हमने सब लिखवाया है, इस चैप्टर से गाड़ी जितनी भी चीजें थी सब हम नोट करा दिया हमने आपको, एक एक पॉइंट नोट दिखा दिया अपने इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, ताकि आपको एक्ट की भाषा बहुत डिफिकल्ट रहती है, जल्दी समझ में नहीं आती है, सब समझा दिया हमने आपको। इस चैप्टर से रिगार्डिंग हर एक चीज क्लियर किया हमने आपको, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया गया होगा। फिर भी कुछ पूछना चाह रहे हैं अगर तो पूछ सकते हैं। सोनाली जी कुछ पूछना है पूछ सकती हैं, सृष्टि कुछ पूछना है, शुभम कुछ पूछना है, सोनाली कुछ पूछना है, नहीं सर। सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है, एक जैसा नोट किया गया, ओके, चलिए ठीक है, ओके।